के बीच में हमारे ही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया था, मेल के जरिए भेजा, उन्होंने मेल के जरिए जवाब दे दिया। तो काफी देर के तो कन्फ्यूजन का माहौल तो खत्म हो गया ना। बहुत बड़ी चुनौती है। मैं और मीर साहब मिलके और सारे लोगों को लेके एक टीम के तौर पे काम करेंगे। प्रशासन है कहाँ पे? प्रशासन तो सिर्फ भाजपा के एक्स मंत्रियों, एक्स एमएलए, उनको कोठियां लाड करने में व्यस्त है। ऐसे हालात यहाँ पे बने कि लोगों की टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला, लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए एक नया अध्याय लिखा गया है। यूँ तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू के एक ऐसे नेता जो ग्राउंड लेवल से शुरू हुए थे और मंत्री पद पर पहुँचे और भावी मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू के लोग उन्हें देख रहे हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत दिनों से कांग्रेस की उठक पटक चल रही थी, लेकिन रमन भल्ला जी कांग्रेस का झंडा लेके जम्मू के कोने कोने में घूम रहे थे और जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस आज भी जम्मू कश्मीर में जिंदा है, कांग्रेस पीछे नहीं है। आज हमारे साथ रमन भल्ला जी हैं। रमन भल्ला जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपको जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और मैं तो सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, हमारी रजनी पाटिल जिन्होंने हमारे कार्य प्रणाली देखी, और मीर साहब का सहयोग मैं समझता हूँ कि उनकी भी सराहना करता हूँ कि आज वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के निर्देश के मुताबिक हमें बनाया गया। और हम जो भरोसा उन्होंने हम पे रखा है, हम कोशिश करेंगे कि उस भरोसे में और ज़्यादा पकड़ मिल जाए। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने पे दबाया, निराशा का मुंह कहीं नहीं देखना पड़े, अंत तक होकर पहले से ज़्यादा एग्रेसिव रोल अदा करेंगे अपोजिशन का, और कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलेंगे ताकि एक मंजिल तक पहुंच पाए, और वो मंजिल होगी रियासत का दर्जा वापस लेने की। क्या जो इस वक्त पार्टी के भीतर का माहौल है, आपको लगता है ये जो कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, हम समझ सकते हैं कि पार्टी आलाकमान ने उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये अहम जिम्मेदारी? नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट कहीं पे भी ऐसा मतभेद नहीं है। हर एक पार्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। अब आज़ाद साहब इतनी देर यहाँ पे रहे हैं, वो आके प्रोग्राम कर रहे हैं 87 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ जहाँ पे उनका असर सूख जहाँ पे रहा, वो अपनी तरीके से वो लोग यहाँ पे उनके साथ मिल रहे हैं, अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं, और अपनी जो उन्होंने काम यहाँ पे किया उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि ये काम किया, ये सेक्रेटरीट बनाए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, तो कांग्रेस के तौर पे बनाए ना, तो कांग्रेस का प्रचार तो वहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए वो लगता है कि लोगों को लगता है कि इंटर पार्टी उनके बैनर के पीछे बैकड्रॉप वो होर्डिंग हो, हमारी भी तस्वीरें लगती हैं, उनकी तस्वीरें, कहीं पे हम जा सकते हैं, कहीं पे वो जा सकते हैं, तो मिलजुल के जम्मू कश्मीर में प्रचार हो और भाजपा को चैलेंज मिले। भल्ला साहब, आज एक ऐसा दिन था कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसी चर्चा करें जिसमें कांग्रेस की दो बातें सामने नजर आए, लेकिन चूंकि आपने आज़ाद साहब का एक जिक्र किया है, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं तो आपको बचपन से जानता हूं, मैंने आपको कांग्रेस की दरियाँ उठाते हुए देखा और मंत्री पद पर भी देखा है, और आज आप इस पद पर पहुंचे हैं यहाँ कभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भगत छजूराम जैसे नेता ये पहुंचे थे। ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। लेकिन एक बात जो आपने आज़ाद साहब की कही, उनकी बैनर्स भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, लेकिन क्या दिक्कत है कि वो साथ मिलकर क्यों नहीं चल रहे? उन्हें क्यों इतना वो प्रेशर टैक्स जो है, कभी अपने आदमियों से इस्तीफा पद से दिलवा दिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हाई कमांड ने उनके इस्तीफे मंजूर कर दिए और उन्हें बता दिया कि वो किसी प्रेशर के नीचे आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है, जो भी उसको वायलेट करेगा दिल्ली वाली लीडरशिप उसका संज्ञान लेती है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब इतने दिग्गज नेता हैं, इतने कद के नेता हैं, उनको इतने इस्तीफे के माध्यम से कहीं कोई उनके रिकमेंडेशन करे तो वो बात बनती नहीं, अपने अपने तौर पे यहाँ पे करते हैं। वो इतने दिग्गज नेता है, वो जहाँ पर भी अपनी बात रखना चाहे पार्टी सुनती है, कहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमेशा वो हमारे लिए तो एक मॉडल रोल अदा यहाँ पे करते रहे। आगे भी हो सकता है जिस ढंग से उनका रोल नेशनल लेवल पे रहा, पार्टी संज्ञान ले किसी उसी लेवल, बड़े लेवल का प्रोग्राम पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत जहाँ पे होगी, उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा।
अब जम्मू कश्मीर एक यूटी बन के रही है, तो यूटी में इतने बड़े दिग्गज नेता को वहाँ पे आना, लेकिन वो जब भी वहाँ पे जाए उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, लेकिन अपना रिलेशन को, क्योंकि अब वहाँ पे पहले वक्त नहीं मिलता था, अब अपने लोगों के बीच में हमारे ही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया था, मेल के जरिए भेजा, उन्होंने मेल के जरिए जवाब दे दिया, तो काफ़ी देर के तो कन्फ्यूजन का मोल तो खत्म हो गया ना कि कांग्रेस अब डिसिप्लिन पार्टी से, अगर जो उन्होंने अपने पद पोस्ट से इस्तीफा दिया था, बाकी लोग पोस्ट में कोई ऑफिस भी थे नहीं, तो जो अगर होंगे भी तो यहाँ की डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला करेगी, हम कौन करते हैं उसके लिए। आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार इन लोगों ने इस्तीफे दिए थे, एक दबाव की राजनीति खेलने की कोशिश करी, क्योंकि वो लगातार ये आवाज़ उठाते आ रहे थे कि मीर के खिलाफ नाराजगी है, पार्टी आलाकमान के खिलाफ नहीं है। लेकिन G23 के नेताओं को जब यहाँ आए, उन्होंने पार्टी आलाकमान पर भी हमले किए। एक बात तो सारी दुनिया समझ चुकी कि आज़ाद किसी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स को दबाव में लाकर, वो G23 की जो बात थी, तो लोग उन्होंने किस ढंग से आज़ाद साहब ने कुछ चाहे कहा होगा या नहीं कहा होगा, लेकिन लोगों के पास इंप्रेशन गया कि G23 अगर केंद्र नेतृत्व तो इस बातें करेंगे जिसने परिवार के दिग्गज नेता खोए हैं, आज भी पार्टी सक्रिय है, और पार्टी ने तो बड़े बड़े दिग्गज नेता देखे हैं, आपने संगमा जैसा का भी हाल देखा होगा, शरद पवार जैसे लोग भी गए, तिवाड़ी जैसे भी लोग आए चले गए, तो कांग्रेस विशाल समुद्र है ना, उसमें नेताओं की कमी यहाँ पे नहीं है, तो कांग्रेस इस चीज़ से घबराती यहाँ पे नहीं है, और कांग्रेस कमिटेड यहाँ पे है, अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगी, कोई हो या ना हो। अब जयपुर में सम्मेलन था, सब लोग आए थे वहाँ पे, अनिल शर्मा भी था, हुड्डा साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे, मैं भी हम भी वहाँ पे गए थे, तो ये दर्शाता है कि किसकी मसरूफियत यहाँ पे रही होगी, कोई नहीं गया होगा, अगर कोई फ्री होगा तो अपने इलाके में ही जाके गया, तो मास कंटेक्ट प्रोग्राम जन जागरण अभियान इसलिए छेड़ा था कि लोगों के बीच में जाए, तो उसमें आज़ाद साहब भी अपने इलाके में गए। मतलब साहब अब आपकी एज ए रेजिडेंट जो है, कार्यकारी अध्यक्ष जो है, प्रायोरिटी क्या रहेगी जम्मू कश्मीर को देखो, लेकर? क्योंकि अब तो आपके जम्मू, पहले तो आप जम्मू की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, पार्टी की अब जम्मू और कश्मीर दोनों आपके हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं और मीर साहब मिलके और सारे लोगों को लेके एक टीम के तौर पे काम करेंगे। लोगों की दिखती है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप सा, वैक्यूम सा क्रिएट हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में सुनवाई कहीं नहीं, सेक्रेटरीट जाना हो 3 बजे का बाद टाइम दे, फिर कोरोना का आड़ में कोई मिलता नहीं, डीसी के दफ्तर किसी ने एप्लीकेशन मार्क करवानी हो, अंदर से कोई आदमी आएगा तो फिर जाके मिलेगा। बताओ प्रशासन है कहाँ पे? प्रशासन तो सिर्फ भाजपा के एक्स मंत्रियों हो, एक्स एमएलए, उनको कोठियाँ लाड करने में व्यस्त है। कहाँ पे प्रशासन? गरीब आदमी की सुनाई कहाँ पे है? किसके पास क्या स्टेटस है? संज्ञान लिया क्या चीफ मिनिस्टर से? आज बेरोजगारी 24% से ऊपर क्रॉस कर दी। क्या भाजपा के मुंह से एक लफ्ज़ निकाला? क्या भाजपा के मुंह से किसी के लफ्ज़ सुना कि 2000 स्कूल आपने बंद कर दिए? किसका हक था? इनका हक था, इनके पास मैंडेट था। ये मैंडेट करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों का रोजगार छीनने के लिए नहीं। पकौड़े बनाने की सलाह दे तो फिर कहाँ पे तवक्को करेंगे? आंकड़े बोलते हैं 50 के पार, हमने कहा 50 के पार नहीं, लखनपुर के पार, और लखनपुर के पार भी पंजाब चन्नी में बैठा है वहाँ पे, लखनपुर से भी किक लगेगी रैना के पार, किसान वहाँ पे बैठे हैं। दिल्ली, ये आंकड़े दिखाते हैं, केजरीवाल के, दिल्ली की सरकार के भी आंकड़े दिखाएंगे, हम आएंगे, कहाँ बना उनका। इसलिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और लोगों के साथ साथ औरतें, महिला बड़ी सक्षम है, और वो महसूस कर दिए हैं कि भाजपा की जो कथनी में फर्क है, इन्होंने तो रसोई का बजट खराब कर दिया हमारा। और रसोई की बजट जब खराब हो तो जब औरतें घर से निकलेंगी तो पूरा परिवार उसके साथ निकलेगा वोट डालने के लिए। और यही नारा है कि मोदी साहब जो बोलते थे कि जब भी वोट डालने के लिए जाओ मित्रों, सिलेंडर को देख के जाना। हम भी यही कहते हैं, सिलेंडर को देख के जाना। प्राइम मिनिस्टर की बात मान लो तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ पे। आपका जन जागरण अभियान तो बेहद सफल रहा, कठुआ में रहा, जम्मू में रहा, सांबा में रहा, जहाँ जहाँ भी रहा आपका बेहद सफल रहा। लेकिन आप समझते हैं कि लोगों ने उस तरह आपको समस्याएं बताई होंगी, जो समस्याएं जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर दोनों बोला जाएगा, जम्मू इसलिए बोला जाएगा क्योंकि आज जम्मू के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है। जम्मू का जो युवा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बेरोजगारी को लेकर या महंगाई, तो आप बोल ही चुके हैं, इनको किस तरह से आप? जम्मू कश्मीर के युवाओं को बिल्कुल अनदेखी की गई, और वो नौजवानों के लिए हम लोग लड़ेंगे और उनके साथ कंधे के साथ। आपने CISF वालों को देखा, 8-8 महीने वो धरने में रहे, कहाँ पे सुनवाई है? अब अमित शाह जी आए को बटालियन रेज करते, नौजवान को बॉर्डर बेल्ट वाले लोग वहीं पे भर्ती हो जाते। आज कोई नए SP को पोस्टें दे देते, SP को रेगुलराइज करते, और जिस ढंग से जेबन में पुलिस वालों की शहादत यहाँ पे हुई है, ये मैं समझता हूँ कि हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पे करते हैं। ऐसे हालात यहाँ पे बने कि लोगों की टारगेटिंग, किलिंग का सिलसिला, लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। बॉर्डर में रहने वाले लोग
अपने आप को ये महसूस करते हैं कि वहाँ पे बॉर्डर में जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी वो नहीं भरे। लोगों ने बंकर बनाए, उनकी पेमेंटें पूरी, जोरी पुंछ में बैंकर की पेमेंट पूरी नहीं कर पाए। यहाँ पे टूरिज़्म के लिहाज से 30-30 करोड़ रुपये आता है टूरिज़्म के लिए। जम्मू को टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च करो, 4 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 26 करोड़ रुपया वापस चले जाएगा। अब बताओ दिसंबर से लेकर मार्च तक कौन सा पैसा खर्च होगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये अफसरों को डराने की, धमकाने की राजनीति, बिजली को प्राइवेट करना, पानी के लिए स्मार्ट मीटर लगाना, स्मार्ट सिटी करके उसकी आड़ में करोड़ों रुपए चले जाना। कांग्रेस एक ऐसी थी जिसने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा। अगर कहीं पे स्कूल नहीं तो इलिटरेसी खत्म हो जाए। मनमोहन सिंह जी की दूरंदेशी थी, उन्होंने भी तो प्राइम मिनिस्टर का काम किया, वहीं पे स्कूल खोले, RET स्कीम दे दी, लेकिन ये लोग RET स्कीम बंद कर दी। फिर सर्व शिक्षा अभियान के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे अगर इंजीनियर पढ़ के आया, अगर इंजीनियर की नौकरी नहीं मिलेगी, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप करो, आप काम करो। आप जम्मू में क्या है, एक काम जो 10 लाख का एक ठेकेदार, छोटा ठेकेदार कर सकता है, 10 लाख का पूरे जम्मू ज़िले का पूरा काम इकट्ठा करके टेंडर लगाएंगे 25 करोड़ का। बताओ जम्मू कश्मीर में यार प्रॉक्सी बार में लोग बम धमाके की आवाज़ें सुनते हैं, ये गूंगे बहरे हो गए भाजपा वाले लोग। आप क्लस्टर पूरा करके टेंडर लगाओगे, लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं, यहाँ के बड़ा बड़ा ठेकेदार बुनी बांध के रह गया। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे मैं यहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास करो। वक्त आ गया कि लोग सीधा खड़े हो जाएंगे, इसका भी जवाब देंगे कि आज वो छोटी रोटरी बनानी है, जम्मू शहर की 3 रोटरी बनी, 4 रोटरी, उसका क्लब करके बना देंगे 20 करोड़। आप बताओ जम्मू में JEPHE टेंडर के जरिए पाइप लाइन करता था, इन्होंने पूरा सांबा जिला हो जनाब 200 करोड़ का काम है जी। बताओ जम्मू कश्मीर में ऐसे काम हुए नहीं, कहाँ से एलिजिबिलिटी लाएंगे? कौन इनको देख रहा है? बड़ा अच्छा होता ये हमें वर्ल्ड का लेवल का जू बना देते। अब 3 साल में यूटी रही ना इनकी, जू तो है, प्रोजेक्ट कागजों में है, ग्राउंड में कहाँ पे है? एम्स भी है गाँव में, कहाँ पे है ग्राउंड पे? आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेट्रो रेल का सपना दिखाते हैं। मैंने कहा गलती से बुलेट ट्रेन ना बोल दें बुलेट ट्रेन, गलती से ये भी झूठ ना बोल दें कि जनाब रेफ्यूजियों को हमने 30 लाख रुपया दे दिया, बाकी बाहरली सियासतों में जो चुनाव है वो समझे यार यहाँ का MP बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए रेफ्यूजियों का पैसा हमने तो दिया नहीं, ये कहाँ से दे गया? तो जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, एक मिनिस्टर बोल दे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, तो फिर किस पे भरोसा लोग करेंगे? आज यहाँ पे क्या के इतनी मेंबरशिप है, मोदी साहब बोलते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मेंबरशिप, सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए। भाई किसानों को समझाए, इतने करोड़ों मेंबर है, आप किसानों को नहीं समझा पाए, और आप उनकी लाशों का मजाक उड़ाते रहे, उनकी शहादत का मजाक उड़ाते रहे, अफसोस भी प्रकट नहीं कर पाए, आप कोरोना को पूरा पैसा नहीं दे पाए। अब कई चीज़ें यहाँ पे है, लोग प्रताड़ित हैं, लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, लोगों के कई चीज़ों का सवाल है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाएँ। रेट के लिहाज से देखें, कीमतों के लिहाज से, कीमतों पे काबू करना अब इनका काम यहाँ पे है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, और हमारा एक प्राथमिकता भी रहेगी रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए। इसलिए हम जोरदार मांग उठा रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है। आप गलती के तौर पे जम्मू कश्मीर को निचोड़े ना, जो भाजपा निचोड़ने का प्रयास करती है कि पार्लियामेंट में हमारा राज्यसभा का मेंबर नहीं, तो अपन मन मर्जी से ये कानून लगाएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करेंगे। आपके हर जगह पे जनाब ये स्मार्ट सिटी बननी है, ये डेवलपमेंट करनी है, ये रोड वाइडनिंग, आप रोड वाइडनिंग करो, लेकिन लोगों का रोजगार तो ना छीनो। आप रिहेबिलिटेशन करने की पॉलिसी तो बनाओ। जी बिल्कुल। तो जब एयरपोर्ट के सामने लोगों को घर गिरा दिया, गरीब आदमी थे, अभी तक 2 साल 3 साल हो गए, उनके पास एक छत नहीं है, वो किराए के मकान पर रह रहे, कौन जिम्मेवार है? तो भाजपा ने वोट तो एक बार ले लिए, अब लोग महसूस करते हैं कि वक्त आने पर इनको उस जंगल में तो आने दो जहाँ पे वोट लेने के लिए ये घरों में तो जाएं, और घरों में लोग खुद बताएंगे कि इन लोगों की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। ईरा के तहत अगर हमने 100 करोड़ के नाले बनाए, इन लोगों के कितने प्रोजेक्ट हैं? एक प्रोजेक्ट नहीं ईरा का। बोर कैंप में इन्होंने पर्ची लगाने की कोशिश की, एक आदमी बोर कैंप करने गया। हमने कहा बॉर्डर टूरिज्म में हम लोग को विधायक थे, एजाज साहब चीफ मिनिस्टर, 599 करोड़ की पार्क नहीं, आप पर्ची बनाओगे? जो रेफ्यूजी लोग हैं जिन्होंने ज़मीन संभाल कर रखी, हमने विद्रोह किया और ज़बरदस्त रुख अपनाया, हमने सरकार को मजबूर किया कि कोई पर्ची नहीं लगेगी। और हो सकता है कि बॉर्डर टूरिज्म तो हमने उस वक्त से स्टार्ट किया था। ये आज बताते हैं सारे लोग आके जनाब रीट्रीट करके शेद को बॉर्डर टूरिज्म में बना दिया। उस कई साल पहले तो हमने शेदगढ़ में टूरिज्म के लिए ये सड़क की सतवारी और वहाँ की सड़क की वाइडनिंग तो उससे पहले की थी जी। आज तो ये लेक भी नहीं बना पाए। इस तरह से लद्दाख के अंदर उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग की है, वहाँ पे उन्होंने कहा हमें यूटी मंजूर नहीं है, और उन्होंने वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट की तरह ही लागू करने को कहा है, और बाहर से कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं है।
तो आप क्या समझते हैं, आप जब राज्य की मांग करते हैं तो क्या उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख फिर से शामिल होगा? हमारा तो पूरे संपूर्ण राज्य की मांग करते हैं। अगर ये लोग महाराजा हरि सिंह को दिल से चाहते हैं तो फिर उसकी स्टेट की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? एक तरफ से बोलते हैं हम सम्मान करेंगे, आप छुट्टी, कल कैलेंडर निकला, छुट्टी नहीं डिक्लेयर हुई, तो 25 एमएलए जवाब देना। भाजपा का अध्यक्ष उसमें फंसा था भीड़ में, जनाब छुट्टी हो जाएगी। डांस बहुत अच्छा करते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये लोगों के रोजगार का सवाल है। ये नौटंकी नहीं है, आप नाटक करके डबरू बुझा के डफली बना के करोगे। तो ये जम्मू कश्मीर रियासत है, ये जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मोदी सरकार सत्ता में आई है, और आप देखना जम्मू कश्मीर रियासत होगी, सत्ता से बाहर भी ये जम्मू कश्मीर अवाम ही होगा जो करेगा, जो हालात इन लोगों ने यहाँ पे बना दिए। डिलिमिटेशन को लेकर हम बात करते हैं तो डिलिमिटेशन की 20 तारीख को एक मीटिंग हो रही है होटल अशोक में, जिसमें हमारे 5 जो सांसद हैं जहाँ उनके वो भी मेंबर, उनको बुलाया गया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं। उनका प्रतिनिधि को मेंबर पार्लियामेंट ही है ही नहीं, तो जी, मेंबर पार्लियामेंट उनको वोटिंग राइट नहीं। उनको ये बता देंगे जनाब ये हमने किया करके दे। आप 7 सीटें बढ़ानी थी, आपने 2.5 साल लगा दिए। क्या दिक्कत थी यहाँ पे? आप कोई फैसला तो करो, 7 सीटें कौन सी बढ़ानी है? हर जगह पे लॉलीपॉप दे दिए, कभी एसटी के नाम पे, कभी दूसरे के नाम पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जल्दी वो समय यहाँ पे आ गया। लोग क्योंकि असेंबली का चुनाव चाहते हैं और उससे पहले स्टेट का दर्जा। मोदी साहब ने जो सरकार में 14 कैबिनेट मिनिस्टर भी बुलाए थे, कैबिनेट पार्टियाँ बुलाई थी वहाँ पे दिल्ली में, समय सीमा कोई तय नहीं की, और ये बताया गया था कि अब मार्च के बाद कोई डेडलाइन नहीं होगी। लेकिन जो समाचार पत्रों के सूत्र के मुताबिक कि कहीं पे भी अभी रोड मैप नहीं, लोगों के पास जाना है, लोगों के ऑब्जेक्शन लेने, कितना टाइम फ्रेम देंगे, ये तो हाई वाश करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और 2011 के सेंसस पे। क्योंकि ये सरकार अचानक सब कुछ करती है, जैसे मोदी साहब अचानक आए, किसानों से माफ़ी मांगी और 1 साल पुराना आंदोलन वापस करवा दिया। अगर मान लीजिए अचानक विधानसभा चुनाव की ऐलान होता है तो आप क्या, किस एजेंडे के साथ, किस तैयारी के साथ जाएंगे पब्लिक के बीच? और जिस दिन चुनाव आए उसी दिन ही सुपड़ा साहब, लोग तो बेसब्री से अब आ जाओ, आपने हमारी रियासत का दर्जा छीना, दे वोट दबाएंगे। कोई आएगा नौजवान, आपने हमारा रोजगार छीना, वो भी वोट दबाएंगे। कोई पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए घर से महिलाएं निकलेंगी, जनाब पहले बोलते थे उज्जवल के लिए हमने आंसू निकलते थे, तो आंसू तो उल्टे निकल गए। अब तो प्याज और टमाटर के रेट, पहले तो आंसू निकलते थे गैस और चूल्हा जलाने से, अब तो तड़का लगाने से भी आंसू निकलते हैं। टमाटर का रेट इतना हो गया, प्याज का रेट इतना हो गया। और डिफेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मैं घर में प्याज तो खाती नहीं। आप प्याज नहीं खाते हो, गैस तो चलाते हो, दोनों का रेट तो पता कर ला। वो बताते नहीं है सरकार में गैस कितना है। तो रमन भल्ला जी, हम आपको तो फिर एक बार मुबारकबाद देते हैं, और साथ जम्मू के लोगों के बहुत सी उम्मीदें हैं आपके ऊपर, और अब इसके साथ साथ कश्मीर के लोगों पे भी, उनको भी उम्मीदें बनती हैं। मैं लोगों की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। कम से कम उनको ये बोलता हूँ यार, मेट्रो वाली उम्मीदें ना रखना। ये सांसद वाले अगले साल पे आने से पहले जूट का पलंदा का तोहफा दिया, ये याद रहेगा लोगों का। लेकिन आप तो मेट्रो चलाएंगे। हम मेट्रो जब आएगा तो बुलेट भी चलाएंगे, मेट्रो की क्या बात है। आपकी मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रहे, इन दुआओं के साथ। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे रमन भल्ला जी, जिन्होंने अपने आने वाले दिनों के बारे में एज ए कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि रमन भल्ला जी जिस तरह से जम्मू में काम करते रहे, जम्मू में जिस तरह से ये अपनी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की,